सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक रेड, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई और अन्य वनपाल, वन रक्षक आदि राजस्थान लेवल की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के लोकगीत एक ही वीडियो के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों आप इसको स्टार्टिंग में देख रहे हो तो इसको अंत तक ज़रूर देखना, आपको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अंत में यही कहना है मेरा आपसे कि दोस्तों, राजस्थान के जो लोकगीत है, राजस्थान की जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार आपको लोकगीतों राजस्थान में लोकगीत कौन कौन से गाए जाते हैं, इसके अलावा राजस्थान में लोग कौन कौन से लोक घराने हैं, भारत में कौन कौन से लोक नाट्य हैं, आदि चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। और अब स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। लोकगीत क्या होता है? लोकगीत वह होता है जो मानव मन की स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को लोकगीत कहा जाता है। मानव मन की स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को लोकगीत कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले किसान के पास खेती करते वक्त हल जोतता था, वो उस वक्त उसके पास में कोई जुगाड़ नहीं होता था, ना कोई फ़ोन होता था, ना कोई टेप रिकॉर्डर होता था। उस वक्त वह अपने मन के भावों को बोलकर जो अभिव्यक्त करता था, जो ध्वनियाँ उत्पन्न करता था अलग अलग, जैसे कि तेजा जी के गीत गाता था, इसके अलावा रामदेव जी के, बाबू जी के, किसी के भी जो गीत गाए जाते थे अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो मनुष्य के मन के द्वारा जो 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 अभिव्यक्तियाँ की जाती है, उसे लोकगीत कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी सामाजिक तथा ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ी रखी है। जो मान्यताएं होती इंसान की, वो किसी भी समाज से जुड़ी हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई हो, इस प्रकार के जो गीत होते हैं समाज और इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों से संबंधित कोई गीत होता है, उसे लोकगीत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं लोकगीत लेकर आया हूँ। कौन सा गीत किस प्रकार गाया जाता है और किस क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश राजस्थान का एक राज्य गीत है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट लोकगीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये राजस्थान का एक राज्य गीत है जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है। दोस्तों, किस गायन शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली में गाया जाता है। और मांड गायन शैली आपको पता होगा बाड़मेर जैसलमेर की शैली है। इन शैलियों के बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी इतना याद करो कि केसरिया बालम पधारो मारे देश राजस्थान का राज्य गीत है और ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसमें पत्नी प्रदेश गए अपने पति को वापस बुलाती है। जब पत्नी का पति प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए, उस वक्त पत्नी के द्वारा जो अपने मनोभाव अभिव्यक्त किए जाते हैं कि केसरिया बालम पधारो मारे देश, इस प्रकार से कुछ राग गाता हुआ कोई संगीत गाती है, वो उसे कहा जाता है केसरिया बालम पधारो मारे देश लोकगीत, जो कि राजस्थान का लोकगीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसके बाद में सेकंड है मोरियो। दोस्तों, और स्पेशल जो लड़कियां देख रही है उनको ये गीत याद रहना चाहिए। मोरिया कब गाया जाता है? मोरिया गीत गाया जाता है ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसके गाया जाता है ये गीत जो कि सगाई तो हो गई लेकिन अभी विवाह होना बाकी है, ऐसी लड़की गाती है। ऐसा माना जाता है हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, कि जो ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई लेकिन शादी बाकी है, वह लड़की अपने पति के जो सपने हैं उनको बनाती हुई, वह किस प्रकार का होगा, क्या होगा, उन सपनों को बुनती हुई वह अपने पियर में शादी से पहले एक गीत गाती है, वो है मोरिया गीत। मोरिया गीत उसे कहा जाता है। दोस्तों, सगाई हो रखी लड़की अपने पति के बारे में जो मन भाव बनाती है, जो गीत गाया करती है, उसे मोरियो कहा जाता है। उसके बाद की बात है दोस्तों कुरंजा। कुरंजा एक अच्छा लोकगीत है राजस्थान का, जो दोस्तों ये एक कुरंजा पक्षी होता है, उसको माध्यम से प्रदेश गए अपने पति को पास संदेश भेजती है। दोस्तों, एक पत्नी जब अपना पति प्रदेश में कमाने के लिए जाता है, उस वक्त एक कुरंजा पक्षी होती है, उसको ये गीत सुनाती हुई कहती है कि भाई मेरे प्रदेश के पति को तू संदेश देकर आ, जिसे कोआ उड़ जा आपने सुना होगा, फिल्मों में फिल्मी गीत है।
कौवा उड़ जा काले कौवा उड़ जा, वो वाला जो गीत है। ठीक उसी प्रकार कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजने का प्रयास करती है एक पत्नी। राजस्थान में इसे कहा जाता है कुरंजा गीत। और ये कुरंजा जो पक्षी है ये आपको पता होगा साइबेरियन सारस को कहा जाता है। सारस की जो राजस्थान में उनको कुरंजा कहा जाता है। साइबेरिया सारस आपको विदित होगा कहाँ आते हैं, भरतपुर के घना पक्षी विहार में आते हैं दोस्तों। सर्दियों के दिनों में घना पक्षी विहार राजस्थान की आर्द्रभूमि क्षेत्र है, राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा राजस्थान में एक आर्द्रभूमि क्षेत्र और है जो कि सांबर है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे है सुवटिया गीत। कौन सा गीत है अब, सुवटिया गीत। और सुवटिया गीत भील महिलाओं के द्वारा भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति को पास संदेश भेजती है। सुवटिया का मतलब होता है तोता। सुवटिया का मतलब पैरट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है तोता। तोते के माध्यम से जो भीलों की महिलाएं होती है, भील जाति जनजाति है उसकी जो महिलाएं होती है, उनके द्वारा अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है सुवटिया या तोते के माध्यम से। सुवटिया के माध्यम से या तोते के माध्यम से प्रदेश गई पति को भील पत्नियां संदेश भेजती है, उसे कहा जाता है सुवटिया लोकगीत। उसके बाद में कागा उड़ जा कारे कागा, मतलब प्रदेश गए पति को याद करती हुई कोए के माध्यम से महिला अपने प्रदेश गए पति को वापस लाने का शकुन मनाती है। एक कौवा को उड़ाती है। आपने सुना भी होगा, गांव के भाई बंधु तो पहचान गए होंगे कि जब कोई कौवा घर पर आकर बैठता है तो अपने बड़े बुजुर्ग दादी या दादाजी जो बैठे होते हैं वो कहते हैं कि आज तो कोई के दर्शन हुए हैं भाई, कौवे साहब उड़ जाओ, कोई अगर मेरे घर में किसी मेहमान का आना हो तो। और अगर वो उड़ जाता है तो आज तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जब मैं खुद बचपन में था उस वक्त ऐसा शकुन मनाया जाता था। कौवा अगर कहने पर उड़ जाता था तो ये सोचा जाता था कि आज मेरे घर में कोई न कोई बहन बेटी का आगमन होगा, यानी कि कोई न कोई मेरे घर में पधारेंगे। वो होता है कागा गीत। कोए के माध्यम से कोई महिला अपने प्रदेश गए पति को वापस आने का शकुन मनाती है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारी परंपरा में कुछ और था जो मैंने खुद ने देखा है अपने गांव में। दादा दादी बैठे होते थे बाहर, और जब कोई कौवा अपने घर की चेलान पर बैठता था उस वक्त वो क्या करते थे, उसको उड़ाने का प्रयास करते थे और कहते थे कि भाई तू उड़ जा, मेरे घर में कोई बहन बेटी का आगमन हो तो। और अगर वो उड़ जाता था तो शकुन मनाते थे, और जब अगर ऐसा हो भी जाता था, वो आ भी जाते थे, तो बहुत बड़ी खुशी होती थी कि आज सुबह सुबह कौवा मेरे घर से उड़ गया था। उसके बाद की बात है दोस्तों हिचकी एक ऐसा गीत है जो कि मेवात क्षेत्र में, अलवर मेवात क्षेत्र का मतलब आप जानते होंगे, अलवर और भरतपुर को मेवात कहा जाता है। एक लोकगीत है मेवात क्षेत्र का जो कि किसी की याद आने पर गाया जाता है। आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा गाँव में स्पेशल कि अगर किसी को हिचकी आ रही है तो उसको कहा जाता है कि भाई तेरे को याद कर रहा है। अगर लड़की को आ रही है तो साथ में बैठी हुई उसकी सगी संबंधी लड़कियां कहती है कि तेरे को याद कर रहा है, या कोई लड़के को अगर हिचकी आ रही है तो उसको भी यही कहा जाता है कि तेरे को याद कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र, तो हिचकी जो गीत है ये मेवात क्षेत्र का है, अलवर क्षेत्र का है, लोकगीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। हिचकी की बात करूं तो बिछुड़ो गीत, और बिछुड़ो गीत गाया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र में जब महिला को कोई बिच्छू काट देता था, उस वक्त वो महिला जब मरती थी, उसका जहर चढ़ जाने पर अगर महिला का देहावसान होता था किसी कारणवश, तो महिला मरने से पहले अपने पति को एक बिछुड़ो गीत, अभी परंपरा है दोस्तों, हकीकत तो क्या हमें पता नहीं, हमें तो सिर्फ किताबों में जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान में ये लिखा हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में जब महिलाओं को कोई बिच्छू काट देता था तो महिला मरने से पहले अपने पति को एक गीत के माध्यम से संदेश देकर जाती थी कि मेरे जाने के बाद भाई तू शादी कर लेना। तो दोस्तों इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये हिचकी जो बिछुड़ो गीत है, ये बिच्छू काटने पर महिला मरते वक्त अपने पति को ये कहती है कि आप अपना दूसरा से विवाह कर लेना। उसके बाद में कामण गीत भी एक अच्छा गीत है दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से। कामण गीत दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। कभी अगर आप या तो आपने अपनी शादी देख ली होगी, और नहीं देखी तो जब शादी होती है उस वक्त महिलाओं के द्वारा कामण गीत गाया जाता है, और उस कामण गीत में ये गाती है कि हमारा जो नव निहाल दूल्हा है उसको जादू टोने करते हुए उसको
जो कोई कोई नज़र नहीं लग जाए, इस प्रकार से बचाने के लिए कामण गीत गाती है महिलाओं के द्वारा शादी के अवसर पर दूल्हे के लिए। उसके बाद की बात करूं तो अगला गीत है दोस्तों, अगला गीत है बथुआ। यह शुभ काम में गाया जाता है बथुआ गीत। बथुआ गीत आपने सुना होगा, गांव में एक लोकल भाषा में बोला जाता है कि बथुआ बटा ले भाई, तेरे कोई शुभ काम हुआ है। शुभ काम जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पर जो लोकगीत गाते हैं, घरेलू देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, इन्हें कहा जाता है बथुआ। पूरा हो जाने पर, कोई भी शुभ काम पूरा हो जाने पर गाया जाने वाला लोकगीत होता है बथुआ गीत। मतलब बथुआ का मतलब होता है कि बधाई बांटना। मतलब एक गीत के माध्यम से गाँव की संस्कृति है जहाँ पर कोई भी शुभ कार्य, चाहे शादी संपन्न हो, चाहे विवाह हो, जिसको राती जगह भी कहते हैं, वो होता है बथुआ। राती जगह भी बोलते हैं इसको बथुआ को, तो वो होता है बथुआ भी गीत गाया जाता है। ठीक है, जो अपने अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए गाया जाता है। उसके बाद में आता है सीटनी। सीटनी भी एक लोकगीत है दोस्तों राजस्थान का। सीटनी शादी के समय महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली गालियाँ होती है दोस्तों। आप सब लोग कहीं ना कहीं, जिसे गांव की भाषा में पैरावणी बोलते हैं, वहाँ पर गए होंगे, और वहाँ पर जो जिस साइड से पैरावणी लेकर जाया जाता है उस साइड की महिलाएं, और जिस साइड लेकर जाते हैं वहाँ की महिलाओं द्वारा आपस में जो गालियाँ गाई जाती है उन्हें सीटने कहा जाता है। और वास्तविकता में जो गाँव की संस्कृति का लुप्त उठाती है वो महिलाएं उठाती है। पुरुष कुछ नहीं करते, पुरुष सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा जो गालियाँ गाकर जो उत्साहवर्धक और उत्साह का जो माहौल बनाया जाता है उसको सीटने कहा जाता है दोस्तों, उसको सीटने कहा जाता है। उसके बाद में पाहुणा भी एक राजस्थान का लोकगीत है, राजस्थान की संस्कृति का एक अच्छा गीत है। दामाद की ससुराल जाने पर गाए जाने वाला गीत पाहुणा। वैसे पाहुणा गीत उस वक्त गाया जाता है जब पहली बार जो दुल्हा जाता है अपनी ससुराल में, और बारात को जब घर पर लाया जाता है महिलाओं के द्वारा, उस वक्त महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पाहुणा कहा जाता है दोस्तों, उन्हें पाहुणा कहा जाता है। इसके बाद में आता है पाहुणा कहा जाता है। इसके बाद में आता है हरनस। ये देवी देवताओं का सगुण भक्ति गीत है। हरनस देवी देवताओं के लिए सगुणवादी भक्ति गीत है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करूं तो चिरंजा गीत, ये लोक देवताओं के लिए, ये लोक देवियों के लिए गीत भजन है। चिरजा गीत ये लोक देवियों के लिए गीत है दोस्तों। उसके बाद में आता है चिरंजा के बाद में आता है झोरवा। और झोरवा जो जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, जो किसी की याद में गाया जाता है। किसमें गाया जाता है? किसी की याद में गाया जाता है। झोरावा गीत और जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है किसी की याद आने पर। उसके बाद आता है ढोला मारू। दोस्तों ढोला मारू आप बहुत जगह पढ़ोगे। ढोला मारू चित्रशैली भी है, ढोला मारू एक चित्रकला भी है, ढोला मारू एक गीत भी है दोस्तों। और ढोला मारू जो गीत है ये सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है दोस्तों। आप याद करना, ढोला मारू जो चित्रशैली है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध थी, लेकिन ढोला मारू भणिटनी चित्रशैली का एक चित्र है ढोला मारू। इसके अलावा ढोला मारू एक गीत भी है जो सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है, जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला मारू की एक प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है जो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित एक लोकगीत है जो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। बड़ी शांति के गायकों द्वारा गाया जाता है इसको। किसकी? ढाडी जाति होती है दोस्तों, जो ना मुसलमान होते हैं ना हिंदू होते हैं, उनके द्वारा ढोला मारू गीत गाया जाता है। उसके बाद में ओल्यू। दोस्तों ये एक प्यारा गीत है। ओल्यू गीत तो लगभग सबने सुना होगा। जब लड़की की विदाई के समय जो गाया जाने वाला गीत है उसे कहा जाता है ओल्यू आइए। मतलब किसी लड़की को जब पहली बार शादी करके ससुराल में भेजा जाता है नव दुल्हन को, उस वक्त उसके पियर जनों के द्वारा, पियर की महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है ओल्यू। गीत तो क्या गाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मन भावना गड़ंत होती है उनको ही कहा जाता है लोकगीत। और जो अपनी सामाजिक और इतिहास से जुड़ जाते हैं उन्हें कहा जाता है लोकगीत। आपके मानसिक भावनाएं जिनको आप बोलकर अभिव्यक्त करते वो होते हैं गीत। और जब वो किसी भी संस्कृति के हिस्से बन जाते हैं या किसी भी समाज के हिस्से बन जाते हैं उनको कहा जाता है लोकगीत। तो ओल्यू गीत एक ऐसा गीत है जो नवविवाहित कन्या को जब पियर से विदा कर दिया जाता है
वर के साथ में वधू को उस वक्त गीत गाया जाता है ओल्यू। उसके बाद में आता है पीपली। और पीपली जो लोकगीत है, ये पीपल की छोटा पौधा के माध्यम से पत्नी, मतलब पीपल एक पौधा होता है जिसके माध्यम से पत्नी अपने परदेश गए पति को याद करती है तथा उसको वापस आने के लिए कहती है। पीपली भी एक वही गीत है जो परदेश में कमाने गए हुए पति को याद करने के लिए एक पत्नी एक पीपल का पेड़ लगाते हैं और उसकी पूजा करती है। शेखावाटी तथा मारवाड़ की शेखावाटी और जो मारवाड़ क्षेत्र है, शेखावाटी का पता है आपको, अलवर भरत शेखावाटी आपकी सीकर झुंझुनू, और आपको पता होगा मारवाड़ है आपका जोधपुर जैसलमेर वाला एरिया। उस यहाँ पर तीज के समय ये गीत गाया जाता है, पीपली गीत। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट गीत चीरमी गीत है। चीरमी गीत है ससुराल में रह रही लड़की के चीरमी पौधे के माध्यम से अपने पियर को याद करती है। दोस्तों चीरमी गीत वह लड़की गाती है जो अपने पियरजनों को छोड़ करके ससुराल में जाकर रहने लग जाती है। वहाँ पर ससुराल में एक चीरमी का पौधा लगाती है और उसको रोज़ सींचती है, उसको पानी पिलाती है और कहती है कि मेरे पियर के पौधे हमेशा हरे होने चाहिए, मेरे पियर के पौधे हमेशा हरे होने चाहिए, गीत गाती है। चीरमी गीत एक चीरमी पौधा होता है जो एक पहली बार जो ससुराल में कन्या जाती है, नई वधू जाती है, वो अपने ससुराल में एक चीरमी का पौधा लगाती है और उस पौधा को रोज़ सींचती है और कहती है कि मेरे ससुराल के पौधे, मेरे पियर के पौधे हमेशा हरे मिलने चाहिए मुझे। उसके बाद की बात है दोस्तों हमसीड़ो भील जनजाति द्वारा महिला पुरुषों द्वारा, हमसीड़ो एक गीत है जो भील जनजाति की महिला पुरुषों द्वारा मिलजुल कर गाया जाने वाला लोकगीत है। भील जनजाति के जो महिला और पुरुष मिलजुल कर एक गीत गाते हैं उसे लोकगीत को हमसीड़ो कहा जाता है। हमसीड़ो गीत भील के महिला और पुरुष एक साथ गाते हैं। इसके बाद में गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। आपको कई बार पूछा गया है गोरबंद क्या है, तो गोरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण होता है। महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है गोरबंद। और शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है गोरबंद। कहाँ का लोकगीत है दोस्तों गोरबंद? शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद और महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है गोरबंद। शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत प्रसिद्ध है गोरबंद। ठीक है। पणिहारी गीत, पानी लेने जा रही महिला द्वारा पतिव्रता महिला का लोकगीत है। दोस्तों आपने सुना होगा पहले पनघट हुआ करता था गांव में, और उस पनघट पर गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के एक साथ पानी भरने के लिए जाती थी। उस वक्त जो पतिव्रता नारियां थी, जो अच्छी शादीशुदा नारियां थी, वो गाया करती थी पणिहारी गीत, ऐसा कहा जाता है। पणिहारी पानी भरवा चाली, ऐसा कुछ गीत होता था। दोस्तों गांव के लोग तो इस संस्कृति को और इन गीतों को याद करने में बहुत सहूलियत होती होगी, लेकिन दोस्तों स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शहरी क्षेत्र से मेरे जुड़े हुए हैं, जो गांव की परंपराओं से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। दोस्तों आज छोटी सा जो मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गांव की परंपराओं से, गांव के लोक गीतों से आपको अवगत करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अंत तक जरूर देख लेना। पणिहारी गीत आपने देखा होगा कि गांव में पनघट हुआ करता था और पनघट पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के पानी भरने के लिए जाती थी। उस वक्त पणिहारी गीत गाया जाता था। इसके बाद में गायन शैलियाँ आती है और सबसे पहली गायन शैली है मांड गायन शैली। दोस्तों गायन शैलियों से प्रश्न RS प्री 2018 में भी आया था और अभी भी प्रबल संभावना है रीट में, पटवार में, ग्राम सेवक में, SI में, कहीं पर भी परीक्षा दे लेना। दोस्तों मांड गायन शैली प्राचीन समय में जैसलमेर क्षेत्र में मांड कहा जाता था। प्राचीन समय में जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसको मांड कहा जाता था। अतः यहाँ जो विकसित लोक गायन शैली थी उसका नाम मांड गायन शैली हो गया। इसका जहाँ पर जो विकसित लोक गायन शैली है उसका नाम मांड गायन शैली हो जाता है। कालांतर में संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय हो गई। जो मांड गायन शैली थी जैसलमेर क्षेत्र की, वो संपूर्ण राजस्थान में विख्यात हो जाती है बाद में। और प्रमुख मांड गायिकाएं, दोस्तों ये गायिकाएं जरूर याद कर लेना। एक है अल्लाह जिलाई बाई और एक गौरी बाई। दोस्तों पिछली बार RSP 2018 का पेपर उठा के देखना। मेरी सीरीज में तीसरे 74 प्रश्न था कि गौरी बाई का संबंध निम्न में से किस गायन शैली से है? तो गौरी बाई का संबंध दोस्तों मांड गायन शैली से है। अल्लाई जिलाई बाई का संबंध मांड गायन शैली से है। और दोनों कहाँ की है? बीकानेर की है। जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र सारा एक ही है, वो वहाँ पर मांड गायन शैली विख्यात है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। और जो मांड गायन शैली की दो महिलाएं हैं जिनको विख्यात है, विश्वविख्यात है, वो है अलाई जिलाई बाई और गौरी बाई। रट लेना दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपसे उतारा नहीं जाता। तो यहाँ से एक प्रश्न सभी एग्जाम बनने की प्रबल संभावना है। उसके बाद में दोस्तों
कुछ और महिलाएं हैं, गौरी बाई होगी एक पाली की, एक गौरी बाई पाली की है, एक बीकानेर की है, एक जमीला भानो जोधपुर की है, एक बन्नो बेगम जयपुर की है और एक मांगी बाई उदयपुर की है। इन पूरी महिलाओं को ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों। यहाँ से आपके समक्ष प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। मेरे सामने 2 या 3 बार इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कोई भी महिला दे देंगे, या तो उसका जिले का संबंध पूछ लेंगे या उसकी मांड गायन शैली पूछ लेंगे दोस्तों। तो अलाई जिलाई बाई और गौरी बाई दोनों बीकानेर की थी, इनका संबंध मांड गायन शैली से था। गौरी बाई पाली की थी, इसका संबंध भी मांड गायन शैली के साथ दोस्तों। आपको पता हो तो ग्रुप डी हाई कोर्ट में राजस्थान का कल्चर दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। गौरी बाई, अलाई जिलाई बाई, फिर दूसरी गौरी बाई जो पाली की है, एक गौरी बाई बीकानेर की थी, एक जमीलो भानो जोधपुर की है, बन्नो बेगम जयपुर की है और मांगी बाई उदयपुर की है। मांगी बाई उदयपुर की है, बन्नो बेगम जयपुर की है और जमीला भानो जोधपुर की है। ये समस्त महिलाएं आपको विदित होगा कि ये सब मांड गायन शैली से संबंधित थी। उसके बाद में आपको बताऊं मांगणियार गायन शैली। और मांगणियार गायन शैली की बात करूं तो ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में एक जाति निवास करती है जिसका नाम है मांगणियार जाति। और ये जो मांगणियार जाति के द्वारा जिस गायन शैली का विकास किया गया उसे मांगणियार गायन शैली कहा जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र मांगणियार गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र एक कमाइचा है दोस्तों। मैं आपके समक्ष गायन के जो यंत्र होते हैं वो भी लेकर आऊँगा दोस्तों एक वीडियो में। राजस्थानी कल्चर में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी क्लियर करनी है और आपके लोगों की क्लियर करनी है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढा है दोस्तों और अच्छा एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर 10 लोग भी मेरा वीडियो देखोगे ईमानदारी से, 10 को भी अगर फ़ायदा मिल गया तो मैं उसमें धन्य हो जाऊँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा 100 बंदे मेरा वीडियो देखे और 100 में से एक के भी काम में नहीं आई। मुझे ये है मतलब कि चाहे 2 ही बंदे देखे लेकिन वो ध्यान से देखे और इसको अंत तक इसके नोट्स बना करके एग्जाम तक पहुँचे और वहाँ पर सफल होकर कभी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करे कि इस वीडियो से मुझे फ़ायदा हुआ। इसके अलावा मुझे किसी से कोई नहीं चाहिए दोस्तों। मेरे पास जो ज्ञान है मैं लेकर चला जाऊँगा किसी दिन, और अगर आपके पास भी कुछ ज्ञान है तो आप या तो नौकरी तक सीमित रहोगे या फिर अपने जीवन में अब जब तक आप जियोगे तब तक रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को प्रसारित कर रहे हो तो वो ज्ञान दोस्तों मरने के बाद भी लोगों को याद आएगा कि किसी बंदे ने ये ज्ञान देकर गया था। मैं अपने ट्रैक पर आता हूँ दोस्तों। मांगणियार गायन शैली ये जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की मांगणियार जाति के द्वारा विकसित की गई थी और प्रमुख वाद्य यंत्र थे इसमें कमाइचा वाद्य यंत्र था जो कि साकर खां मांगणियार के द्वारा बजाया जाता था। कमाइचा किसके द्वारा बजाया जाता था दोस्तों? साकर खां मांगणियार के द्वारा। इसके अलावा खड़ताल सद्दीक खां मांगणियार के द्वारा। 2 लोग हैं, साकर खां मांगणियार और सद्दीक खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार के द्वारा कमाइचा बजाया जाता था और खड़ताल किसके द्वारा बजाई जाती थी दोस्तों? खड़ताल सद्दीक खां मांगणियार के द्वारा बजाई जाती थी। खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सद्दीक खां मांगणियार को कहा जाता है। और साकर खां मांगणियार को कमाइचा का बजाने का श्रेय दिया जाता है और सद्दीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सद्दीक खां मांगणियार राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर, इनका संबंध दोस्तों राजस्थान की लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर से संबंध भी रहा है। इसके बाद में आती है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली। अब है लंगा गायन शैली दोस्तों, और लंगा गायन शैली भी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की विकसित है। लंगा जाति निवास करती है यहाँ पर, वो लंगा गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भी कमाइचा और सारंगी बजाई जाती है, कमाइचा और सारंगी। मुख्य गीत है दोस्तों निमूड़ा, गर्भवती महिला द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है निमूड़ा। निमूड़ा 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 जो आपने बचपन में गाना सुना होगा, वह निमूड़ा गीत लंगा गायन शैली का है दोस्तों। और लंगा गायन शैली जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। यहाँ पर लंगा जाति निवास करती है। उस लंगा जाति के द्वारा जो गायन शैली विकसित की गई उसी लंगा गायन शैली कहा जाता है। और इसमें कमाइचा और सारंगी 2 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके अलावा निमूड़ा गीत गर्भवती महिला गाती है इस शैली में। इसके बाद में अगली गायन शैली है तालबंदी गायन शैली। और तालबंदी के बारे में जिस भरतपुर और अलवर के दोस्त जानते होंगे कि वहाँ पर तालबंदी गायन शैली गाई जाती है। मतलब वृक्ष यहाँ पर क्या होता है? भरत क्षेत्र जो कि धौलपुर भरतपुर को कहा जाता है भरत क्षेत्र। धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में तालबंदी या भरत क्षेत्र में प्रसिद्ध है। साधु
सन्यासियों द्वारा विकसित लोक गायन शैली जो राजस्थान के भरतपुर, करौली, अलवर और सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय हुई है दोस्तों। तालबंदी गायन शैली ब्रज क्षेत्र जो कि वहाँ के साधु सन्यासियों द्वारा गाए जाने वाली लोक गायन शैली है और इसका विख्यात अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में है। इसके अलावा मुख्य वाद्य यंत्र है इसमें नगाड़ा। तालबंदी में सबसे मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के कुछ संगीत घराने लेकर आया हूँ। संगीत घरानों से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। जयपुर का घराना दोस्तों, जयपुर घराना और जयपुर में ख्याल गायन शैली। जयपुर में कौन सी गायन शैली विख्यात है? ख्याल गायन शैली और इसकी संस्थापक थे मदरंग। जयपुर घराना और जयपुर में ख्याल गायन शैली गाई जाती है, विख्यात है ख्याल गायन शैली और संस्थापक मदरंग था और अन्य कलाकार थे इसके मोहम्मद अली खां कोटी वाले। जयपुर घराना के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार थे दोस्तों, मोहम्मद अली खां कोटी वाले। मदरंग इसका संस्थापक था। मदरंग जयपुर घराने का और ख्याल गायन शैली यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर आता पटियाला घराना जयपुर घराने की एक शाखा है। पटियाला आपको पता होगा पंजाब में है और पटियाला भी जयपुर घराने की एक शाखा है। अली खां कले अली इन्हें ओलिया पलू भी कहा जाता है और टोंक के नवाबों ने इनकी उपाधि दी थी जनरल कर्नल की उपाधि दी गई दोस्तों। पटियाला घराना यहाँ का अली बख्श प्रसिद्ध है। अली बख्श और फतेह अली दो लोग प्रसिद्ध है। अली बख्श और फतेह अली, पटियाला घराना के अली बख्श और फतेह अली। और इन्हें अलिया पलू भी कहा जाता है अली बख्श को, और अली बख्श को टोंक के नवाब ने इसको उपाधि दी थी जनरल कर्नल की। और यह गुलाम अली खां, इसका संस्थापक कौन था? गुलाम अली खां, मतलब अन्य कलाकार गुलाम अली खां था इसका। इसके बाद में है तीसरा घराना अंतरौली घराना। कौन सा? अंतरौली घराना। ये भी जयपुर घराने का ही शाखा है, अंतरौली घराना भी दोस्तों। और अंतरौली घराना का जो संस्थापक वो साहब खां था। अंतरौली घराना का संस्थापक साहब खां था। और अन्य व्यक्ति है इसमें मानतोल खां रुलाने वाले फकीर भी कहा जाता है। मानतोल खां इसका अन्य व्यक्ति है और इसे रुलाने वाला फकीर भी कहा जाता है। और साहब खां ने अंतरौली घराने की शाखा विकसित की थी। इसके बाद मेवाती घराना, और मेवाती घराना आपको विदित होगा कि नाजिर खां ने बनाया था। मेवाती घराना नाजिर खां ने बनाया था और पंडित जसराज इसके अन्य व्यक्ति है। नाजिर खां और पंडित जसराज मेवाती घराना का। और किराना घराना बंदे अली खां ने किराना घराना विकसित किया था। बंदे अली खां ने किराना घराना बनाया था। और किराना घराना भीमसेन जोशी और रोशन आरा बेगम और गंगूभाई हंगल और उस्ताद रजब अली, जो बंदे अली खां था उसने किराना घराना बनाया था। और इसमें अन्य लोग थे अमीसेम जोशी, रोशन आरा बेगम एंड गंगूभाई हंगल एंड द उस्ताद रजब अली। इसके बाद में दोस्तों अगला घराना है घराना डागर घराना और इसके संस्थापक थे बैराम खां डागर। डागर घराना किसने बनाया था? बैराम खां डागर ने। और इसका अन्य कलाकार कोई नहीं था। बैराम खां डागर ने डागर घराना बनाया था। फिर आता बीनकार घराना, और बीनकार घराना रजब अली खां बीनकार ने बनाया था। बीनकार घराना रजब अली बीनकार ने बनाया था। और राम सिंह सेकंड के दरबारी था रजब अली खां बीनकार घराना बनाया। अल्लारिया खां, इसने अल्लारिया खां घराना अल्लारिया खां ने बनाया है। और किशोरी अमोरकर इसका अन्य व्यक्ति है। इसके अलावा सोनिया घराना सूरत सेन ने बनाया था। सोनिया घराना सूरत सेन ने बनाया था। और ये अमृत सेन भी इससे संबंध रखते हैं। सूरत सेन और अमृत सेन, सोनिया घराना। और रंगीला घराना रमजान खां ने बनाया था। रंगीला घराना रमजान खां ने, इसमें कोई अन्य व्यक्ति सहायक नहीं है। इसके अलावा कत्थक घराना ये भी जयपुर का एक
भानु जी ने बनाया था, कथक घराना भानु जी ने बनाया था। इसके बाद में भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्य भी लेकर आया हूँ दोस्तों। और भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो इसमें आता है भरतनाट्यम। कहाँ का है दोस्तों? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य लेकर आए हूँ। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। मणिपुरी का मणिपुर का है। और ओडिसी ओडिशा का है। इसके अलावा सत्रिया असम का है दोस्तों। क्षत्रिय जो आया है ये दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सत्रिया लोक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया दोस्तों असम का है। पुलिस में भी आया था अभी। कथक कथक कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर और लखनऊ का। दोस्तों एक बार और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काम आएगा आपके दोस्तों। भारत में कहाँ कहाँ की शास्त्रीय नृत्य हैं तो दोस्तों इनके बारे में मैं एक बार और पढ़कर सुनाता हूँ। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर का है। और ओडिसी उड़ीसा का है। और इसके अलावा क्षत्रिया असम का है। और इसके अलावा कथक जयपुर और लखनऊ का है दोस्तों। अंत में मैं पहुंच गया हूं। अगर कोई मेंस का पेपर दे रहा है तो वो इसको जरूर देखे, या आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का क्वेश्चन कूट देकर पूछा जा सकता है आरएसपी जैसे एग्जामों में। राजस्थान के लोकगीतों की क्या क्या विशेषताएं, ये बात जरूर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं एक इंटरेस्ट के वे में। हमारे लोकगीतों में पेड़ पौधों की संबंधित किया जाता है दोस्तों। हमारे लोकगीत सारे कहीं न कहीं जीव जंतु या पेड़ पौधे संबंध रखते हैं दोस्तों। या तो कोई पक्षी से संबंध रखेंगे या किसी पेड़ से संबंध रखेंगे। हमारी प्रकृति प्रेम की दिखाता है और दोस्तों हमारा इससे प्रकृति प्रेम झलकता है। हम जितने भी गीत गाते हैं ना कहीं किसी भी जीव से संबंधित होता है। इसलिए हमारा जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो हमारे लोकगीतों से हमारे अंदर झलकता है। अगर जिसको लोकगीत पसंद नहीं है, जो लोकगीत नहीं गाता, उसको मान लो कि प्रकृति प्रेम है ही नहीं। वो इंसान स्वार्थी प्रेम है, दूसरों का कोई प्रेम नहीं करता। उसके बाद में हमारे लोकगीतों में पशु पक्षियों के पारिवारिक सदस्य माना जाता है। इसमें पशु पक्षियों को परिवार का सदस्य माना जाता है। तभी तो कहते हैं कि कौवा उड़ जा हमारे घर से, देखा आज हमारा कोई परिजन आ जाए तो। तभी तो हम कहते हैं बात। बिछोड़ा गीत गाती हुई महिला कहती है, हाड़ौती क्षेत्र में जब मर रही होती है तो कहती है बिछोड़ा के माध्यम से बिछोड़ा गीत की भाई पति तुम मेरे जाने के बाद शादी कर लियो। तीसरा जो लोकगीत की विशेषता है, हमारे लोकगीतों में हमारी सामाजिक मान्यताओं का पता चलता है दोस्तों। हम समाज में निवास करते हैं और समाज की क्या मान्यताएं हैं वो हमारे लोकगीतों से हमें पता चलती है। नहीं तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हमें समाज का किसी को पता भी नहीं चले कि इसकी क्या लोक संस्कृतियाँ थी। लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोकगीत गाए जाते हैं। गाँव में ही संस्कृति समाप्त हो गई है दोस्तों, शहरों में कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति को बचाने के लिए लोकगीतों का काफ़ी महत्व है। लोकगीतों से हमारी संस्कृति एंड पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। हमारे लोकगीतों में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, लेकिन इसमें असलियत नहीं है। श्रृंगार रस तो होता है लेकिन असलियत नहीं होती। हमारे लोकगीत विभिन्न जाति जनजातियों के लिए रोजगार के साधन भी है दोस्तों। कुछ लोग सिर्फ लोकगीत गाकर ही कमा कर खाते हैं, तो लोकगीत कुछ स्पेशल जातियों और जनजातियों के रोजगार के साधन भी बन गए हैं। हमारे लोकगीतों के विभिन्न संगीत घराने तथा लोक गायन शैलियाँ विकसित हुई है। बहुत सारे संगीत घराने बन गए जो हमने पढ़ा था। बहुत सारे लोक गायन शैलियाँ, मांड है, मांगणियार है, लंगा गायन शैली आदि गायन शैलियाँ भी विकास हुई है। राजस्थान में सामंती वातावरण होने के कारण वीर रस के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में ज़्यादा वीर रस के गीत गाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। लोक देवताओं में गीत निराशा मन में आशा का संचार करते थे दोस्तों। लोग देवताओं के जो गीत गाते हैं वो तब गाते हैं जब इंसान निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। खेत में खेती करता हुआ, खेत में हल और बेल चलाता हुआ जब किसान हार जाता था तो उस वक्त अपने मन की भावना वो तेज ये गीत गाकर अभिव्यक्त करता था, या किसी भी देवता को समर्पित करता हुआ गीत गाता था और अपने आप को खुश रखता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जो लोक देवता उनको निराशा की वक्त याद करते हैं और गीतों के माध्यम से ही करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में विभिन्न लोकगीत गाए गए, जिसमें राजस्थान में जन जागरण विकसित हुआ। और पंचेड़ा गीत किसने गाया था पता आपको? माणिक्य लाल वर्मा ने पंचेड़ा गीत गाया था जब बिजोले किसान आंदोलन चल रहा था दोस्तों। तो बहुत सारे गीत हमारी स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुए थे। हमारे लोकगीतों ने हमारी क्षेत्रीय विशेषताएं तथा
आर्थिक स्थितियों का पता लगाया है। हमारी क्षेत्रीय विषमताएं तथा आर्थिक स्थिति को बताते हैं हमारे लोकगीत। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों जो राजस्थान के घराने हैं भारत के या फिर भारत के जो शास्त्रीय नृत्य इनको दोस्तों उतार लेना और कुछ गायन शैलियाँ उनको याद कर लेना और कुछ मुख्य गीत गाकर सुनाए मैंने उनको याद कर लेना। दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों इन वीडियो को देखकर आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कहीं रेट की परीक्षा या पटवार की परीक्षा या आने वाले किसी भी एग्जाम की परीक्षा के लिए भारत जी की या राजस्थान जी का कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। दोस्तों भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, विश्व का भूगोल कहीं भी आप अटके हुए हो तो कम से कम हमें एक बार याद करिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर 2 कमेंट भी आ जाएंगे किसी टॉपिक के ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो बनाना मेरे हाथ की बात है, आप तो सिर्फ देखना और मुझे मोटिवेट करना ही आपका फ़र्ज है। दोस्तों सिर्फ इतना सा कहूँगा लास्ट में कि ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके चले जाओ। दोस्तों जीवन बहुत श्रृंगारिक, बहुत क्षणभंगुर होता है। दोस्तों चकाचौंध में होता है। इस जीवन की वैल्यू समझ लो और वक्त पर अपना काम कर लो और जो करना करके निकल जाओ। दोस्तों नहीं तो एंड ऑफ डे हमें जाना तो पड़ेगा। इसलिए दोस्तों प्रकृति का संरक्षण करते रहना और वापस कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।